गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है मांग का नियम और मांग के नियम के अपवाद। लेसन 4 जो थ्योरी ऑफ डिमांड जो लेसन हम करा रहे हैं, इसके कई पार्ट्स में वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि एक वीडियो में पूरा लेसन कंप्लीट नहीं हो रहा था। इसलिए आज हम कराएंगे पार्ट 4 लॉ ऑफ डिमांड और एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम बताएंगे कि मांग का नियम क्या है। तो देखिए, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस देन डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। सेट्रिस पेरिबस। इसका अर्थ है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है और कीमत घट जाती है तो मांग बढ़ जाती है। सेट्रिस पेरिबस का मतलब है अन्य बातें समान रहने पर। जैसे कि देखिएगा, व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, यहाँ पर हमने प्राइस लिखा है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस देन डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेस। और यहाँ पर एक गोला हम बना देते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर। कई बार बच्चे लिख देते हैं कि प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड डिक्रीजेस, बट अगर आप ये नहीं लिखेंगे अन्य बातें समान रहने पर तो नियम लागू नहीं होगा। तो अन्य बातें समान रहने पर व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन इक्वल इट मीन्स सेट्रिस पेरिबस। इसका मतलब है कि जो सेट्रिस पेरिबस दिया गया है परिभाषा में, अन्य बातें समान रहने पर। तो ये तो था हमारा मांग का नियम कि मांग का नियम क्या है कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है और जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। इस मांग के नियम को हम रेखा चित्र और तालिका की सहायता से दिखाएंगे। अब ये देखिएगा रेखा चित्र। पहले हम तालिका बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइस। जैसे मान लीजिए हम आइसक्रीम खरीदना चाहते हैं तो ये प्राइस है और यहाँ पर है क्वांटिटी, ये है मात्रा 1 2 3 4 और यहाँ पर 4 3 2 1, ये है तालिका, यानी कि इसका टेबल है जो क्या शो करता है कि कीमत के बढ़ने पर, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है मांग घट रही है, कि जैसे कीमत बढ़ेगी 1 से 4 तो मांग भी कम हो जाएगी। इसको हम रेखा चित्र की सहायता से दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे रेखा चित्र। ये देखिए, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ हमने लिखा प्राइस और यहाँ पर हमने लिखा क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है। अब 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4। जिस प्रकार से 4 रुपए कीमत पर 1, 3 रुपए पर 2 और 2 रुपए पर 3 और 1 रुपए पर 4, यानी कि ये इसको हमने रेखा चित्र के द्वारा हमने दिखाया। तो ये तो था हमारा, हमने तालिका और रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट किया कि मांग का नियम क्या है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और हमने बताई थी कि अन्य बातें समान रहने पर। वो अन्य बातें क्या हैं? वो है अजम्पशंस, वो है मान्यताएं। जब भी कोई नियम अर्थशास्त्र के अंदर हम बताते हैं या लगता है कि वो नियम लागू होता है तो उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ अजम्पशंस होती हैं, हम कुछ मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम ये नियम तब लागू होगा जब हम क्या मानकर चलते हैं। तो निम्नलिखित यहाँ पर 4 मान्यताएं हैं। सबसे पहली मान्यता है कि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसकी आय है वो स्थिर रहेगी, क्योंकि ये भी एक दूसरा निर्धारक तत्व है। मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व हैं जिनमें आय भी एक मुख्य है। आय के बढ़ने से भी मांग बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर इसको स्थिर माना गया है। उपभोक्ता की आय स्थिर रहेगी। दूसरा है रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमत भी समान यहाँ पर रहेगी। तीसरा यहाँ पर है कि टेस्ट, रुचि या प्राथमिकता, कोई भी जो उपभोक्ता है उसकी जो रुचि है वो स्थिर रहेगी, वो बढ़ेगी या घटेगी नहीं है। और यहाँ पर टेस्ट की बात करें, अब है एक्सपेक्टेशंस, संभावनाएं। भविष्य में कीमत के बढ़ने की या घटने की कोई संभावना नहीं होगी। जब ये 4 मान्यताएं हम यहाँ पर लेकर चलेंगे तो मांग का नियम लागू होता है। ये था मांग का नियम। और इसके साथ अब हम बताने जा रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद क्या हैं।
तो भाई मांग के नियम के अपवाद का क्या मतलब है यहाँ पर, तो सभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि मांग का नियम के अपवाद, अपवाद का मतलब है एक्सेप्शंस, जहां पर मांग का नियम लागू ना हो, जिन कारकों के ऊपर, जिन वस्तुओं के ऊपर मांग का नियम लागू ना हो, उसे मांग के नियम के अपवाद कहते हैं। मांग के नियम के अपवाद का मतलब है, क्योंकि मांग का जो नियम है वो सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है, और जिन वस्तुओं पर, जिन कारकों पर यह नियम लागू नहीं होता है वो मांग के नियम के अपवाद, यानी कि जो मांग के नियम को तोड़े, जहां पर मांग का नियम सफल ना हो, वो मांग के नियम के अपवाद हैं। तो सबसे पहला अपवाद हम यहाँ बताएंगे कि गिवन गुड्स। गिवन गुड्स जो है वो क्या है? गिवन गुड्स, गिवन पदार्थ वे पदार्थ हैं, वे घटिया पदार्थ हैं जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक और कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा बताएंगे। ये जैसे गिवन गुड्स है, लेकिन इसमें यहाँ हम लिखेंगे इनकम, जो आय है, और यहाँ हम लिखेंगे प्राइस। तो ये देखिएगा, जब इसका इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो सामान्य वस्तुओं में तो हम ज्यादा खरीदते हैं, लेकिन गिवन गुड्स वो घटिया पदार्थ होते हैं, तो उसमें हम नेगेटिव, आय प्रभाव ऋणात्मक है, यानी कि जैसे आय बढ़ेगी हम उनको कम खरीदेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर प्राइस, प्राइस का है धनात्मक प्रभाव, जैसे जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव इफेक्ट है, जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी तो उनको ज्यादा खरीदेंगे, कीमत घटेगी तो हम उनको छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम गरीब हैं पहले, और हम फुटपाथ से भी चीजें खरीद लेते हैं अपना काम चलाने के लिए। जैसे जैसे हमारे पास पैसा बढ़ता जाता है, हम अमीर होते जाते हैं, तो हम शॉप से खरीदना शुरू कर देते हैं। हम और अमीर होंगे तो फिर हम शोरूम से खरीदेंगे, और अमीर होते जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मॉल से खरीदना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो पहले जो चीजें खरीदी थे, तो आय बढ़ने से वो हम उनको नहीं खरीद रहे हैं, वो हमें घटिया पदार्थ दिखते हैं। तो ये क्या है कि भाई यहाँ पर जो गिवन पदार्थ होते हैं तो उनका आय प्रभाव ऋणात्मक और कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर है कि गिवन पदार्थ घटिया पदार्थ होते हैं, निम्न कोटि के पदार्थ होते हैं। एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सभी निम्न कोटि के पदार्थ गिवन पदार्थ हैं, या सभी गिवन पदार्थ निम्न कोटि के पदार्थ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने बताया ये सब घटिया पदार्थ हैं, ये सब क्या है, घटिया पदार्थ, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता, और ये क्या है, गिवन पदार्थ हैं। इसका मतलब है सभी गिवन पदार्थ घटिया पदार्थ हैं, लेकिन सभी घटिया पदार्थ गिवन पदार्थ नहीं है। तो ये तो था आपका मांग के नियम का अपवाद पहला। अब दूसरा आता है अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब क्या है कि भ्रमवश, जब हमें भ्रम हो जाता है, अज्ञान हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि अगर चीज महंगी है तो ज्यादा अच्छी होगी, अगर सस्ती है तो वो घटिया होगी। इसलिए जब ज्यादा कीमत होती है तो हम उसको ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं, और सस्ती होती तो कम खरीदना पसंद करते हैं। तो अज्ञानता भी एक मांग के नियम का अपवाद है। अब तीसरा पॉइंट हमारा है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं जो सम्मानजनक वस्तुएं होती हैं, जो हमारे स्टेटस सिंबल को वो करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। जैसे कोई पहले रिच लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, बड़े साहूकार लोग होते थे, वो क्या करते थे, जो प्रतिष्ठा की जो वस्तुएं होती, राजा महाराजा, जैसे कीमती कालीन, हीरे जवाहरात, इनको ज्यादा पसंद करते थे। तो जितनी ज्यादा कीमत होती थी उतनी ज्यादा इनकी मांग करते हैं वो लोग। तो इसका मतलब ज्यादा कीमत ज्यादा मांग, ये प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं। यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता, इसमें दुर्लभ वस्तुएं भी शामिल होती हैं। अब चौथा पॉइंट हमारा है यहाँ पर कि भाई अज्ञानता हमारा हो गया, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होगी, गिवन पदार्थ हो गए, तो एक प्रतिपूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि पूरक वस्तु, अगर एक वस्तु महंगी हो जाती है तो दूसरी वस्तु नहीं खरीदी जाती। तो वहां पर इस प्रकार से ये तो थे आपके मांग के नियम के अपवाद और मांग का नियम। ठीक है, आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।